रात के शायद 12 या 1 बज रहे होंगे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी फिल्मों में किसी बुरी घटना से पहले होती है। लेकिन मेरे बेडरूम के अंदर का माहौल बाहर के तूफान से भी ज्यादा खतरनाक था। मैं अपने बिस्तर के कोने में दुबकी हुई थी। मेरे दोनों हाथ मेरी छाती पर थे। अपनी फटी हुई साड़ी को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे लग रहा था मेरा दम घुट जाएगा। मेरे सामने मेरा सौतेला बेटा रॉकी खड़ा था। उसकी उम्र यही कोई 22 या 23 साल रही होगी। कसरती बदन, लाल आंखें और मुंह से आती शराब की बदबू ने पूरे कमरे को भर दिया था। उसने अपनी शर्ट के बटन खोल रखे थे और वो एक भूखे भेड़िए की तरह मुझे घूर रहा था। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैंने कांपती आवाज में कहा, रॉकी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मां जैसी हूं, होश में आओ, बाहर जाओ यहां से। वो हंसा। एक बहुत ही घिनौनी और डरावनी हंसी। वो लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ा और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। मां, उसने अजीब से लहजे में कहा, तुम मेरी मां नहीं हो दीपा। तुम तो मेरे बाप की वो गलती हो जिसे मैं आज सुधारने आया हूं। पिताजी ने मरते वक्त सारी जायदाद, ये हवेली, ये जमीन सब तुम्हारे नाम कर दी। सोचा था बुढ़ा मर गया तो मैं आजाद हो जाऊंगा, लेकिन नहीं। उन्होंने तो मेरी गर्दन तुम्हारी गुलामी में फंसा दी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरे गाल को बहुत ही बेअदबी से छूने लगा। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब उस जायदाद पर भी मेरा हक है और उस जायदाद की मालकिन पर भी। पिताजी ने जो अधूरा छोड़ा है उसे मैं पूरा करूंगा। तुम विधवा नहीं रहोगी दीपा। मैं तुम्हें सुहागन जैसा रखूंगा। बस आज की रात मुझे खुश कर दो। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन से नीचे सरकने लगी। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ मरोड़कर मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे ऊपर झुक गया। उस रात उस बंद कमरे में एक सौतेली विधवा मां और एक हवसी बेटे के बीच जो हुआ, वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उस रात की सच्चाई जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर मैं, दीपा, इस नर्क में फंसी कैसे। मेरा नाम दीपा है। मैं एक गरीब घर की लड़की थी। मेरे नसीब में शायद खुशियां लिखी ही नहीं थीं। मेरी शादी ठाकुर विक्रम सिंह से हुई थी। वो उम्र में मुझसे काफी बड़े थे। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उनका एक बेटा था, रॉकी, जो उस वक्त विदेश में पढ़ाई कर रहा था। ठाकुर साहब एक बहुत ही नेक और उसूलों वाले इंसान थे। उन्होंने मुझसे शादी अपनी सेवा और घर को संभालने के लिए की थी। हमारे बीच पति पत्नी वाला प्यार कम और एक इज्जत का रिश्ता ज्यादा था। मैंने भी उन्हें अपना सब कुछ मान लिया था। मैंने इस हवेली को, उनकी इज्जत को और उनकी हर जिम्मेदारी को अपना समझा। लेकिन हमारी शादी के 3 साल बाद ही ठाकुर साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। उनके जाने के बाद मैं इस भरी पूरी हवेली में बिल्कुल अकेली रह गई। गांव वाले तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता था कि मैंने ही बुढ़े को मार दिया जायदाद के लिए, तो कोई मेरी जवानी पर गंदी नजर रखता था। लेकिन मैं सब सहती रही, क्योंकि मुझे ठाकुर साहब की आखिरी निशानी इस घर को संभालना था। वकील ने बताया कि ठाकुर साहब अपनी वसीयत में सब कुछ मेरे नाम कर गए हैं। हवेली, जमीन, बैंक बैलेंस, सब कुछ। उन्होंने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि मेरा बेटा रॉकी अभी नासमझ है, वो सारी दौलत उड़ा देगा, इसलिए सब कुछ दीपा के नाम रहेगा और दीपा ही रॉकी को महीने का खर्च देगी। यही वो बात थी जिसने मेरी जिंदगी में आग लगा दी। ठाकुर साहब की मौत की खबर सुनकर रॉकी विदेश से वापस आया।
वो देखने में तो बिल्कुल अपने पिता जैसा था, लंबा चौड़ा रौबदार, लेकिन उसकी फितरत बिल्कुल अलग थी। उसे शराब, जुआ और अय्याशी की लत थी। जब वकील ने उसे वसीयत सुनाई तो उसका चेहरा देखने लायक था। वो गुस्से से लाल हो गया था। उसने वकील के सामने ही गालियां दी और वहां से चला गया। मुझे लगा वो कुछ दिन में शांत हो जाएगा। आखिर मैं उसकी मां की जगह थी। मैंने सोचा मैं उसे प्यार से समझाऊंगी, उसे सही रास्ते पर लाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ही मौत को दावत दे रही हूं। शुरुआत के कुछ दिन रॉकी शांत रहा, लेकिन उसकी शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। वो हवेली में ही रहने लगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। मैं जब भी रसोई में होती या आंगन में कपड़े सुखा रही होती, मुझे महसूस होता कि कोई मुझे घूर रहा है। मैं पलट कर देखती तो रॉकी खड़ा होता। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर नहीं, मेरे शरीर पर होती थीं। वो मुझे ऐसे देखता था जैसे कोई कसाई बकरे को देखता है। शुरू में मैंने इसे अपना वहम समझा। मैंने सोचा शायद वो विदेश से आया है, वहां का माहौल अलग है, इसलिए वो ऐसा है। मैं अपने पल्लू को और कसकर ओढ़ लेती और वहां से हट जाती, लेकिन उसकी हिम्मत बढ़ती गई। एक दिन मैं अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होकर बाल बना रही थी। दरवाजा हल्का सा खुला था। अचानक मुझे शीशे में दिखा कि रॉकी दरवाजे पर खड़ा मुझे देख रहा है। वो बिना इजाजत अंदर आ गया। मैं घबरा गई। मैंने पल्लू ठीक किया और पूछा, क्या हुआ रॉकी, कुछ चाहिए? वो धीरे धीरे मेरे करीब आया। भाभी, तुम इतनी सुंदर हो। पिताजी ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। तुम्हें तो किसी जवान मर्द के साथ होना चाहिए था। उसकी बात सुनकर मेरे कान गर्म हो गए। मैंने उसे डांटा, जबान संभाल कर बात करो रॉकी, मैं तुम्हारी मां हूं। वो हंसा, सौतेली मां, और उम्र में हम में फर्क ही कितना है, 5-6 साल। ये माँ बेटे का नाटक बंद करो दीपा, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूं। मैंने उसे कमरे से बाहर जाने को कहा। वो उस दिन तो चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, ज्यादा अकड़ मत दिखा मालकिन। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने अपने कमरे की कुंडी 2 बार चेक की। मुझे उस घर में, अपने ही घर में, डर लगने लगा था। दिन बीतते गए और रॉकी का पागलपन बढ़ता गया। वो जानबूझकर मेरे सामने शराब पीकर आता। वो नौकरों के सामने मुझे हुकूम देता, मुझे जलील करता। एक शाम बिजली चली गई थी। मैं मोमबत्ती लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। अंधेरे का फायदा उठाकर रॉकी सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। रास्ता सकरा था। मुझे नीचे जाना है, रास्ता दो, मैंने कहा। उसने रास्ता नहीं दिया। वो वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल मेरे करीब। मैं पीछे हटने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत गर्म था और उसकी पकड़ बहुत सख्त। छोड़ो मुझे, मैं चिल्लाई। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और अपने कमरे में भाग गई। मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। मुझे समझ आ गया था कि रॉकी को सिर्फ जायदाद नहीं चाहिए, उसकी नजर मेरी आबरू पर है। वो मुझे तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि मैं उसके सामने घुटने टेक दूं, ताकि वो मुझ पर और जायदाद पर कब्जा कर सके। मैंने सोचा कि मैं पुलिस के पास जाऊं, लेकिन मेरे पास क्या सबूत था? वो मेरा बेटा था। दुनिया वाले मुझ पर ही उंगली उठाते कि सौतेली मां ने जवान बेटे को फंसा लिया। मैं बदनामी से डरती थी और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दोस्तों, एक अकेली औरत के लिए समाज में अपनी इज्जत बचाना कितना मुश्किल होता है, ये मैं ही जानती हूं। अगर आपको लगता है कि मुझे चुप रहने की जगह उसी वक्त कुछ करना चाहिए था, तो इस कहानी को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे मेरा दर्द बांटने की हिम्मत देता है। फिर वो मनहूस रात आई। उस दिन रॉकी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ हवेली में हंगामा करता रास्ता रहा। शाम को सब चले गए, लेकिन रॉकी का गुस्सा और नशा कम नहीं हुआ। रात के 12 बजे जब मैं गहरी नींद में थी, मुझे मेरे दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने की आवाज आई। दीपा, दरवाजा खोल, आज फैसला होकर रहेगा।
रॉकी चिल्ला रहा था। मैं कांपते हुए बिस्तर से उठी। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। रॉकी, जाओ यहां से। नशा उतर जाएगा तब बात करेंगे। लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं था। उसने कोई भारी चीज उठाई और दरवाजे के लॉक पर दे मारी। दरवाजा पुराना था, एक ही झटके में चटक गया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, एक जोरदार लात से उसने दरवाजा तोड़ दिया। वो अंदर आ गया। उसका हुलिया देखकर मेरी रूह कांप गई। वो किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वो लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और बिस्तर पर पटक दिया। चीखना मत, उसने गुर्राते हुए कहा। यह कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। ये हवेली शहर से बहुत दूर है और नौकर सब मेरे खरीदे हुए हैं। उसने मुझे बिस्तर पर दबोच लिया। उसका भारी शरीर मेरे ऊपर था। उसकी शराब की बदबू से मेरा दम घुट रहा था। उसने मेरे दोनों हाथ जकड़ लिए। बहुत सती सावित्री बनती है ना तू? आज तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। आज सुहाग रात मनेगी। उसने मेरे ब्लाउज पर हाथ डाला। मैं तड़प रही थी, रो रही थी, भीख मांग रही थी। रॉकी, भगवान के लिए ऐसा मत करो। तुम्हारे पिता की आत्मा देख रही होगी। पिता? वो हंसा। वो बुढ़ा तो मर गया, अब मैं मालिक हूं। मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। मुझे लगा आज सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। ठाकुर साहब की एक बात। मरने से कुछ दिन पहले ठाकुर साहब ने मुझे एक लाल रंग की फाइल दी थी और कहा था, दीपा, अगर कभी रॉकी हद पार कर दे या तुम पर मुसीबत आए तो ये फाइल उसे दिखा देना। इसमें वो सच है जो उसे और दुनिया को नहीं पता। वो फाइल मेरी अलमारी के लॉकर में थी। मुझे किसी भी तरह उस अलमारी तक पहुंचना था। मैंने अपने आप को शांत किया। मैंने रोना बंद कर दिया। रॉकी, मैंने धीरे से कहा। वो रुका। उसे लगा मैं मान गई हूं। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे जबरदस्ती नहीं। मुझे थोड़ा तैयार होने दो, मैं कहीं भाग नहीं रही। उसकी पकड़ ढीली हुई। वो थोड़ा पीछे हटा। सच? हाँ, मैं अलमारी से कुछ निकालना चाहती हूं, मैंने कहा। उसने मुझे छोड़ दिया। वो बिस्तर पर बैठा रहा, मुझे घूरता रहा। जा, जो करना है जल्दी कर। मैं कांपते पैरों से अलमारी की तरफ बढ़ी। मेरी जान हलक में थी। मैंने अलमारी खोली, कपड़ों के नीचे छिपाकर रखी चाबी निकाली और लॉकर खोला। मेरा हाथ उस लाल फाइल पर पड़ा। रॉकी पीछे से बोला, इतनी देर क्यों लग रही है? मेरा सब्र टूट रहा है। मैं फाइल लेकर पलटी। रॉकी मेरी तरफ बढ़ा। आजा अब। रुको, मैंने चिल्लाकर कहा और वो फाइल उसके सामने कर दी। ये क्या है? वो रुका। इसे पढ़ो रॉकी, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। इसे पढ़ने के बाद अगर तुम मुझे छूना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उसने गुस्से में मेरे हाथ से फाइल छीनी। क्या बकवास है ये? वसीयत है क्या? उसने फाइल खोली। अंदर एक डीएनए रिपोर्ट थी और एक पुराना खत। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। उसका नशा, उसका गुस्सा, उसकी हवस सब एक पल में गायब हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और वो फाइल उसके हाथ से छूटकर गिर गई। वो धम से जमीन पर बैठ गया। उस फाइल में लिखा था कि रॉकी ठाकुर साहब का सगा बेटा नहीं है। ठाकुर साहब की पत्नी का किसी और से चक्कर था। रॉकी उसी नाजायज रिश्ते की औलाद था। ठाकुर साहब को ये बात रॉकी के जन्म के बाद पता चली थी, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत और खानदान की बदनामी के डर से उन्होंने इस राज को राज ही रखा। उन्होंने रॉकी को अपना नाम दिया, पाला पोसा, विदेश भेजा। लेकिन वो जानते थे कि रॉकी का खून गंदा है, इसलिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जायदाद उसे नहीं दी। वो मुझे फटी आंखों से देख रहा था।
जिस बाप की जायदाद और नाम पर वो इतना घमंड कर रहा था, वो उसका बाप था ही नहीं। तुमने उस इंसान की पत्नी पर गंदी नजर डाली, जिसने तुम्हें अनाथ होने से बचाया, जिसने तुम्हें नाम दिया। मैं तुम्हारी सौतेली मां नहीं, बल्कि उस आदमी की विधवा हूं जिसने तुम पर एहसान किया था। रॉकी पूरी तरह टूट चुका था। वो रोने लगा। वो मेरे पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं जानवर बन गया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसे माफ नहीं किया। मैंने उसी वक्त पुलिस को फोन मिला दिया। पुलिस आई और उसे ले गई, घर में घुसकर हमला करने और जोर जबरदस्ती करने के जुर्म में। उस रात मैंने अपनी इज्जत भी बचाई और उस हवेली की मर्यादा भी। अगले दिन पूरे गांव को सच पता चल गया। जो लोग मुझे कुलच्छनी कहते थे, आज वो मेरी हिम्मत की दाद दे रहे थे। रॉकी आज जेल में है और मैं आज भी उसी हवेली में हूं, अकेली लेकिन निडर। मैंने वो जायदाद रॉकी को नहीं दी, ना ही खुद उस पर ऐश किया। मैंने उस जमीन पर एक स्कूल बनवाया है, गांव की लड़कियों के लिए, ताकि वो पढ़ सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ठाकुर साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने उसे बखूबी निभाया। दोस्तों, औरत कमजोर नहीं होती, उसकी ममता उसकी ताकत है। लेकिन अगर कोई उसकी इज्जत पर हाथ डाले तो वो काली भी बन सकती है। मुसीबत के वक्त हमारा दिमाग और हमारी हिम्मत ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी और मेरा संघर्ष पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगी एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।